अस्सलाम वालेकुम सर। कमाल हो गया, मैंने अपने आप को यह ग्रोथ ऑप्शन पे बात लास्ट टाइम हमने की थी और ये दो चीजें हमने विदाउट कंसिडरिंग द ग्रोथ ऑप्शन और विद कंसिडरिंग ग्रोथ ऑप्शन जो है ये, और ग्रोथ ऑप्शन होती क्या है वो उस पर भी बात हमारी हुई थी कि प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया और प्रोबेबिलिटी एनालिसिस को इस्तेमाल करते हुए अंदाज़ा आपको हो गया कि प्रोजेक्ट हमारा कामयाब जाएगा। तो प्रोजेक्ट के कामयाब होने की सूरत में प्रोजेक्ट हमारा एक्सपैंड करेगा, और जब वो एक्सपैंड करेगा तो एक्सपैंड करने की सूरत में वो कोई एक नई अपॉर्चुनिटी जो है वो हमारे लिए ओपन करेगा, और उसको जब हम बीच में इन्वॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास एनपीवी जो है वो हमारे पास क्या आती है, एनपीवी की एक्सपेक्टेड वैल्यू, और कुछ इस तरह की हमने कैलकुलेशंस जो हैं वो हमने की थी, और हमने ये देखा था कि अगर ग्रोथ ऑप्शन को कंसिडर ना किया जाए, एक्सपेक्टेड एनपीवी जो है वो -0.9 है, और अगर आप ग्रोथ ऑप्शन को कंसिडर कर लें तो फिर आपके पास जो एनपीवी आ रही थी वो थी 2.365, और जो वैल्यू ऑफ द ग्रोथ ऑप्शन बनती है वो इन दोनों का डिफरेंस है, जो कि पॉजिटिव 1.5 था। तो इसका मतलब था कि हमें ये काम कर लेना चाहिए। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर इन्वेस्टमेंट टाइमिंग ऑप्शन जो है वो कंसिडर की जाए तो फिर सिचुएशन क्या बनती है, और फिर हमने इन्वेस्टमेंट टाइमिंग ऑप्शन हो गई, और ऑप्टिमल कैपिटल बजट तो खैर फिर बाद में और है। तो डिजिटल इनकॉर्पोरेशन इज कंसिडरिंग प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू सेल फोन. The project will require an investment of 20 million. अब ये इनिशियल कैश आउटफ्लो हो गई. If the phone is well received,
The project will produce cash flows of 10 million a year for 3 years. यानी 20 मिलियन लगाएंगे तो 30 मिलियन मिलेंगे. But if it does not, but if the market does not like the product, the cash flows will be only 5 million per year. There is a 50% probability of both good and bad market condition. Digital can delay the project a year while it conducts a test to determine whether demand will be strong or weak. The delay will not affect the project's cost or its cash flows. Digital's WACC is 10%. What action do you recommend? So 10% WACC है और probability दोनों की जो है वो, तो सबसे पहले ये हो गई ग्रोथ ऑप्शन और नेक्स्ट एक्सेल शीट का नाम हम रख देते हैं इन्वेस्टमेंट टाइमिंग ऑप्शन. अच्छा जी, और डाटा जो है वो हम कर लेते हैं शिफ्ट इन्वेस्टमेंट टाइमिंग ऑप्शन में. जो हमारे पास स्क्रीन ही आ रही है. हमारे पास जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे स्क्रीन नहीं आ रही अभी. अब आ रही होगी. इनिशियल कैश आउटफ्लो जो है वो इनिशियल कैश आउटफ्लो है हमारे पास 20 मिलियन. और 20 मिलियन की है इनिशियल कैश आउटफ्लो. और जो कैश इनफ्लोज हैं कैश इनफ्लोज जो हैं वो हैं हमारे पास 10 मिलियन. और बेस्ट कंडीशन अगर हो तो तब, और वर्स्ट हो तो कैश इनफ्लोज जो हैं हमारी वो आ जाती हैं 5 मिलियन. प्रोबेबिलिटी इसकी भी 50% है और प्रोबेबिलिटी इसकी भी 50% ही है. और WACC जो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो हमारे पास है 10%. ये तो हो गया खैर हमारे पास बेसिक डाटा जिसको हम यूज करते हुए
सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ से इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं पेस्ट। फिर 0 में जो कैश आउटफ्लो है, इनिशियल कैश आउटफ्लो, कैश फ्लोज हैं हमारे पास -20, 10, 10, 10, PV of inflows, हम कैलकुलेट कर लेंगे NPV से। रेट है हमारे पास 0.1, वैल्यू 1 है 10, वैल्यू 2 भी है 10, वैल्यू 3 भी 10, तो 4.86 आ गई। और NPV इसका मतलब है 4.87 आ गई, और ENPV जो है वो इसका मतलब है कि 2.41 है, 2.43। और क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी जो थी वो, और कैश फ्लोज जो हैं वो हमारे पास, अगर ये था बेस्ट केस, अच्छा जी ये था बेस्ट केस, और वर्स्ट केस में -20 और 5, 5 और 5, और PV ऑफ इनफ्लोज हमारे पास आ जाएगी 0.1, 5, 5, 5, ये हमारे पास आ गई 12.43, और 12.43 को जब हमने 20 से माइनस किया इक्वल टू m माइनस, तो ये हमारे पास आ गई सर इसको हम रख लेते हैं 20 ही, ताकि ये रोला ना डला करे, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, 7.57 नेगेटिव में आ गई, और इसका एरिया हाफ इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 2, और हमारे पास जो विदाउट considering the
delay option without considering the delay option. ये हमारे पास आ गया 2.43 और 3.78 का डिफरेंस. 3.78 minus 2.43, 1.35. अच्छा, ये और ये आ रही है नेगेटिव में. ठीक है. तो अब अगर हम डिले ऑप्शन को कंसिडर कर लेते हैं with considering the delay option, तो हमारे पास सिचुएशन क्या बनती है. अच्छा, जब हम डिले ऑप्शन हम कंसिडर करेंगे तो इसका मतलब है कि बेस्ट अगर तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो चल पड़ता है. अगर तो प्रोजेक्ट चल पड़ता है तो हम सिर्फ तभी इसको कंसिडर करेंगे, और अगर प्रोजेक्ट नहीं चलेगा तो फिर इसको कंसिडर किया ही नहीं जाएगा. इसका मतलब है कि ये वाली जो ऑप्शन है हमारे पास, ये हमारे पास जीरो हो जाएगी, क्योंकि अगर हम वेट कर रहे हैं तो वेट कर ही इसलिए रहे हैं कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमने देखा कि अगर वो डिले कर देता है, जैसे कि वो यहाँ पे कह रहा है हमें digital can delay the project a year while it conducts a test to determine whether demand will be strong or weak. The delay will not affect the project's cost और its cash flows. कॉस्ट और कैश फ्लोज जो हैं वो इसकी सेम ही रहनी है, उनमें कोई चेंज नहीं आएगी. तो ऑब्वियसली वी आर अज्यूमिंग कि कॉस्ट भी 20 ही रहेगी, और न सिर्फ कॉस्ट 20 रहेगी बल्कि वो 1 साल के बाद हम करेंगे. 1 साल के बाद हम करेंगे, और दूसरी बात कि कैश फ्लोज अगले 3 सालों तक हमें मिलते रहेंगे. तो डिले करने का मकसद ही ये है कि हमने चीज को आगे, अगर वो बुरे हालात में जा रही है तो उसको उसी वक्त अबेंडन कर दिया जाए और उसको उसी वक्त छोड़ दिया जाए.
जिसकी वजह से हमने कहा कि ये अगर हम डिले ऑप्शन को कंसिडर कर रहे हैं, अगर डिले ऑप्शन को कंसिडर किया जा रहा है तो ये अमाउंट सारी ज़ीरो हो जाएगी। ईयर ज़ीरो में आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होंगे, बल्कि वो इन्वेस्टमेंट पहले साल के एंड पे की जाएगी। अब इस केस में जो हमारे पास हम अज्यूम कर लेते हैं, जो इन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज पे और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हम अज्यूम ये कर लेते हैं कि दूसरे साल के एंड पे भी अमाउंट मिलेगी। प्रोजेक्ट की लाइफ फिर इसी तरह ही अगले 3 साल चलेगी। पहले साल के एंड पे आपको पैसे लगाने पड़ रहे हैं और फिर आपको पहले, दूसरे और तीसरे साल आपको ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, क्योंकि 3 साल तो इनफ्लोज आनी है। प्रोजेक्ट की लाइफ 3 साल है और आप वेट कर रहे हैं कि पहले साल हम बाकी लोगों को देखें कि उनके मामलात कहाँ जा रहे हैं और उसके हिसाब से हम फैसला करेंगे। अब जब हम इसकी एनपीवी कैलकुलेट करेंगे, रेट है 0.1, पहले साल है -20, दूसरे साल है 10, तीसरे साल है 10, चौथे साल है 10। सॉरी, तो रेट है 0.1 -20, 10, 10। नहीं, सॉरी, गलत मैंने कर लिया, गलत कर लिया। रेट है 0.1, ईयर 1 में कुछ भी नहीं है, ईयर 2 में 10 है, ईयर 3 में 10 है, ईयर 4 में 10। अच्छा हाँ, चलो फिर भी वैल्यू वही आ रही है, 2.6, ठीक है। क्या हो रहा है? पहले साल की जो है वो 20 मल्टीप्लाई
पास वैल्यू आ रही थी, वैल्यू हमारे पास आ रही थी हाँ ठीक है, फिर वही वैल्यू है जो उधर लिखी हुई है, माइनस करके और माइनस करके वैल्यू उसकी यही आती है। और एनपीवी इसकी हो जाएगी 1.20। ये हम बढ़ा देते हैं, 1.20 जो है वो ई एनपीवी है, ये 2.4 भी नेगेटिव में है और ये 1.2 भी नेगेटिव में है। अगर डिले भी कर लें तो भी कोई खास फर्क जो है वो हमें नहीं पड़ रहा है, और आंसर फिर भी हमारा नेगेटिव में ही आ रहा है। तो डिले करना जो है वो उससे भी बहुत ज़्यादा इतना फर्क नहीं पड़ रहा कि हमें एनपीवी जो है वो ज़्यादा वसूल हो जाए, तो प्रोजेक्ट हमें करना चाहिए ही नहीं, क्योंकि जो डिले करने से भी खाली 0.15 मिलियन का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन वो ओवरऑल तो प्रोजेक्ट क्योंकि नेगेटिव में ही जा रहा है, तो प्रोजेक्ट जो है वो हमें सिलेक्ट ही नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से हम देखते हैं ये बात हमने ये देख ली, तो बात ज़रा थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं।
सर आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही? Bush estimates that if it waits 2 years, the project will cost 9 million. Moreover, if it waits 2 years, there is a 90% chance that the net cash flows will be 4.2 million a year for 4 years. And there is a 10% chance that the cash flows will be 2.2 million a year for 4 years. Assuming that all cash inflows are discounted at 10%, if the company chooses to drill today, what is the project's net present value? Would it make sense to wait 2 years before deciding whether to drill? Or what is the value of the investment timing option? Or what disadvantages might arise from delaying the project, such as this drilling project? So, Utah 13-3 और अब है 13-6. Sorry. अच्छा, अब इसमें $8 million है उसकी कॉस्ट. $8 million है उसकी कॉस्ट. कैश इनफ्लोज जो हैं वो $4 million है. और इस चीज के 90% चांस है मेरा ख्याल है. अभी देख लेते हैं चांसेस कितने हैं. ईच ऑफ द नेक्स्ट 4 years है. इसका मतलब है कि n हमारे पास 1, 2, 3 और 4 होगा. इसी को हम कॉपी कर लेते हैं. अच्छा, ये हो गया हमारे पास. अच्छा, while the company is fairly confident about its cash flows, have more on Shaji will cost 9 million. अगर वेट करता है 2 सालों के लिए तो कॉस्ट 9 मिलियन भी हो सकती है. 9 मिलियन भी हो सकती है अगर वेट किया जाए तो. ना वेट किया जाए तो कॉस्ट हमारी 8 मिलियन है. वेट किया जाए तो कॉस्ट हमारी 9 मिलियन है. अच्छा जी. और दूसरी बात उन्होंने क्या की कि
90 और 10 की परसेंटेज है। %90 चांस है कि जो इनिशियल कैश आउटफ्लो है, जो कैश फ्लोज हैं हमारे, $80 होंगे ईयर 1 में, और जी जी क्या हुआ? अच्छा ठीक। ये 4.2 और ये 4.2 आगे कंटिन्यू होंगे, और कैश फ्लोज 80 मिलियन है। और अगर ये ठीक ना गया हिसाब किताब, 2.2 मिलियन हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे तकरीबन। अच्छा जी, अब हम इसकी निकाल लेते हैं एनपीवी, और NPV जो है वो रेट है हमारे पास 0.1, वैल्यू है 4.2, 4.2, 4.2, 4.2। 8 मिलियन है, और इसी 8 मिलियन को हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे, तो दोनों पीवी ऑफ इनफ्लोज इतनी हो गई, एनपीवी जो है वो हमारी हो गई दोनों का डिफरेंस 5.31 हो जाएगी, half of which would be 13.31 minus 8 divided by 2 करेंगे तो 2.656। जब इसकी एनपीवी हम कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, तो ये हमारे पास आएगा एनपीवी, रेट है 0.1, तो 6.97 माइनस 8, ये माइनस 1.03 हो जाएगा, और 0.-0.515। अगर डिले ना किया जाए, अगर डिले ना किया जाए 2.655,
अच्छा जी। तो ये तब है कि अगर डिले ना किया जाए, और अगर हम डिले कर लें तो क्या होगा? अच्छा, अच्छा जी। कह रहे थे आज 47 मिनट्स हो गए हैं और इन्होंने प्रॉम्प्ट नहीं दिया। जैसा किसी ने मुझे ज्वाइन किया दिस इज स्ट्रेंज। काफी टाइम हालांकि कल लास्ट जिसमें तब्दील बनाया है देखा अच्छा, तो क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अगर वो वेट करता है तो कॉस्ट 9 मिलियन हो जाएगी, लेकिन हमारे पास जो कैश फ्लोज हैं, कैश फ्लोज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि अच्छा,
सर आपका तो म्यूट हुआ हुआ है, आपकी आवाज नहीं आ रही। खुद ही किया हुआ है।
अच्छा जी, तो ये हमारे पास ऑप्शन जो थी पहले के, अगर विदाउट कंसिडरिंग द डिले ऑप्शन, तो 4 साल है। इसकी प्रोबेबिलिटी जो थी वो 90% थी और इसकी प्रोबेबिलिटी 10% थी। तो हमने एनपीवी इनकी कैलकुलेट की, और एनपीवी कैलकुलेट करने के बाद फिर हमने उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, एनपीवी कैलकुलेट की, एनपीवी कैलकुलेट करने के बाद हमने उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया। ये मैंने ऊपर ये फार्मूला जो है वो लिखा हुआ भी, तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये अमाउंट आ गई 4.779, और इसकी एनपीवी कैलकुलेट करने के बाद हमने इसकी प्रोबेबिलिटी से इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू ये आ गई। आपस में इनका डिफरेंस लिया तो ये 4.676 आ गई। फिर हमने डिले ऑप्शन कंसिडर की, तो डिले ऑप्शन कंसिडर करते हुए प्रोसेस सेम वही रहा, फर्क सिर्फ ये हो गया कि ये जो -9 है, ये दोनों माइनस की अमाउंट्स हैं, और ये भी अमाउंट जो है ये माइनस की ही है। तो हमने 1 साल डिले कर लिया, दूसरे साल के शुरू में और पहले साल के एंड पे हमने जाके और इन्वेस्टमेंट की, और फिर उसके बाद जो है वो अगले 4 साल सिचुएशन जो है वो हमारे पास यही रही। तो देखने में ये आया कि डिले कर लेना जो है वो हमारे हक में नहीं है, क्योंकि डिले करने की वजह से जो हमारे पास एनपीवी आ रही है, ई वो 3.041 है, जबकि अगर डिले ना किया जाए तो 4.676 जो है वो हमारी यानी एनपीवी ई एनपीवी जो है वो हमारी आ जाती है। तो डिले ना करना या डिले को कंसिडर ना करना इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि उस केस में हमारे पास एनपीवी जो है वो ज़्यादा आ रही है। तो हम प्रेफर करेंगे कि हम डिले ना करें और प्रोजेक्ट फौरन ही शुरू कर दिया जाए। तो दोनों क्वेश्चंस जो हमने आज देखे हैं, दोनों क्वेश्चंस में सिचुएशन कुछ ऐसी ही चल रही है कि डिले करने से एनपीवी आपकी उसमें कोई मेजर इम्प्रूवमेंट जो है वो नहीं आ रही। लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी एनपीवी नेगेटिव में ही रही थी, तो हमने कहा कि क्वेश्चन वो डिले करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और इस केस में भी डिले करें तो एनपीवी हमारी कम है, और डिले ना करें
तो हमारी एनपीवी जो है वो ज्यादा आ जाती है। तो अच्छा, एक चीज तो उसने हमसे ये कही भी थी, और दूसरी चीज जो उसने हमसे मांगी भी थी कि ये पार्ट 1 तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि एनपीवी क्या आएगी। पार्ट 2, would it make sense to wait 2 years? No, it doesn't make any sense to wait 2 years because NPV for delay is less than the NPV for drilling today, so it makes no sense. Number 3, what is the value of investment timing option? तो इन्वेस्टमेंट टाइमिंग ऑप्शन जो है वो इसमें ज़ीरो है। ज़ीरो क्यों है? ज़ीरो इस वजह से है कि वेट करने की वजह से हमें फायदा नहीं हो रहा, उल्टा हमें नुकसान हो रहा है। अगर हम वेट ना करें तो 4.6 है, वेट कर लें तो 3.041 है। तो वेट करने की वजह से जो है वो हमें उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट टाइमिंग ऑप्शन की वैल्यू कुछ भी नहीं है इस केस में, इट इज इक्वल टू ज़ीरो। What disadvantages might arise from delaying a project such as this drilling project? अब जो सबसे जो कॉमन डिसएडवांटेज है वो एक तो ये है कि जैसे इसमें भी हमने देखा कि कॉस्ट पहले जो थी वो 8 मिलियन थी और अब वो 9 मिलियन हो गई है। इन्फ्लेशन की वजह से जो कॉस्ट होगी हमारी वो बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन की वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और कॉस्ट बढ़ने की वजह से ऑब्वियसली प्रॉफिट मार्जिन जो है वो हमारे श्रिंक कर जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ये हमने बात उस दिन भी की थी कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज आप कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। शुरू में जब प्रोडक्ट नई होती है आप हायर प्राइस चार्ज कर सकते हैं, लेकिन जब कोई टेक्नोलॉजी नई भी आती है तो लोगों को, क्योंकि वो उस किस्म की और कोई चीज मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, तो आप हायर प्राइस चार्ज उनसे करके और पैसे वसूल कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप चीज डिले करेंगे आपके कंपेटिटर्स विल कैच अप। ना सिर्फ कंपेटिटर्स विल कैच अप, बल्कि जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि शायद आपके कंपेटिटर उस वक्त तक ना हो, वो चीज प्रोड्यूस करना वो भी शुरू कर दें और वो भी आपके कंपटीशन में आ जाएं। तो मार्केट शेयर जो होगा, जो कि आप पहले काफी ज्यादा ले सकते थे, वो मार्केट शेयर भी आप ज्यादा ले नहीं पाएंगे। तो ये कुछ ऑब्वियस से ड्रॉबैक्स हैं कि डिले करने के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, या डिले हमें क्यों नहीं करना चाहिए। तो ये था जी डिले ऑप्शन। और अब हम चलते हैं बाकी, अब जाके इसने टाइम दिया है 1 घंटा 20 मिनट में जाके, मीन्स के अगर कोई भी ना हो तो ना हो कोई तो ये टाइम जरा ज्यादा दे देता। अच्छा, तो अब हम देख लेते हैं
ऑप्टिमल कैपिटल बजट देख लेते हैं। ये Marble Construction estimates that its WACC is 10% if equity comes from retained earnings. However, if the company issues new stock to raise new equity, it estimates that its WACC will rise to 10.8%. The company believes that it will exhaust its retained earnings at 25 lakh of capital due to a number of highly profitable projects available to the firm and its limited earnings. The company is considering the following 7 investment projects: A, B, C, D, E, F, G, H. Size जो है वो उनका है 6,50,000. IRR जो है उसका that is 14%. और फिर है 10,50,000. IRR इसका जो है वो 13.5 है. 10 लाख है, 12 लाख है, 5 लाख है, 6,50,000 है और 7 लाख है. अब इसमें से हमने assume that each of these projects is independent and that each project is just as risky as the firm's existing assets. Which set of projects should be accepted and what is the firm's optimal capital budget? अब ऑप्टिमल कैपिटल बजट में हमारे पास जो बजट की अमाउंट है, बजट की अमाउंट हमारी जो है वो 25 लाख है. 25 लाख तक हमने वो कॉम्बिनेशन चूज करना है जो कि 25 लाख के अंदर अंदर भी हो, 25 लाख के अंदर अंदर भी हो और हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम भी हो. कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी कम और रिटर्न जिसका ज्यादा हो. तो अब कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चूज किए जाएंगे? वो प्रोजेक्ट्स चूज किए जाएंगे जो प्रोजेक्ट आपको मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड कर सकें. अब अगर तो आप सिर्फ और सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स ही यूज करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी कॉस्ट 10% होगी और फिर तो आप कोई भी प्रोजेक्ट चूज कर सकते हैं. अगर सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स हो और अगर सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स हो तो हमारे पास जो टोटल बजट है हमारे पास 25 लाख और 25 लाख हमारा कहाँ पे जाके पूरा होगा? डिफरेंट कॉम्बिनेशंस और मैक्सिमम हमने ऑब्वियसली एक तो हम ए को लाजमी चूज कर लेंगे. ए को चूज करेंगे तो हमारे पास अमाउंट है उसकी 6,50,000
फिर हम चूज करेंगे बी को, बी को चूज करेंगे तो ये 10,50,000 है। ए आपको रिटर्न दे रहा है 14% का और बी आपको रिटर्न दे रहा है 13.5% का। अब पीछे आपके पास अमाउंट रह जाती है एग्जैक्टली 8 मिलियन की। तो हाँ 8 लाख की अमाउंट, सॉरी 8 मिलियन नहीं, 8 लाख की अमाउंट आपके पास रह जाती है। अब 8 लाख में आप सी को चूज नहीं कर सकते क्योंकि वो 10 लाख का है। डी भी चूज नहीं हो सकता क्योंकि वो 12 लाख का है। ई, एफ और जी में से आपने अमाउंट जो है वो चूज करनी है कि किसी ना किसी प्रोजेक्ट में आपने अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करनी है। तो अगर आप जी में इन्वेस्ट करेंगे तो रेट ऑफ रिटर्न आपको कम मिलेगा। ई में इन्वेस्ट करेंगे तो अमाउंट फालतू रह जाएगी। अब इस प्रॉब्लम को हमने अकाउंट फॉर करना होता है जब हम पढ़ रहे होंगे, कैपिटल राशनिंग पढ़ेंगे। तो कैपिटल राशनिंग में जाके, जो कि इससे नेक्स्ट टॉपिक है, तो कैपिटल राशनिंग में हम ये चीज़ देखेंगे प्रॉपरली कि इस प्रॉब्लम को फिर कैसे वो किया जाए, हैंडल किया जाए। अगर तो हम इन्वेस्ट कर दें, अगर हम इन्वेस्ट कर दें प्रोजेक्ट जी में तो अमाउंट फिर भी फालतू रह जाएगी और जो रिटर्न मिलेगा वो कम मिलेगा। और अगर हम लगाएं इसको ई में तो फिर भी अमाउंट हमारी फालतू रह जाएगी। और ये है जी 10.7, अमाउंट हमारी फालतू रह जाएगी। तो लेकिन रिटर्न आपको ऑब्वियसली आपको ज़्यादा मिल जाएगा। तो इस चीज़ को assumption 2 रिटेन्ड अर्निंग्स भी यूज कर लें प्लस न्यू शेयर्स भी इशू कर लें। जब रिटेन्ड अर्निंग्स और न्यू शेयर्स अगर आप इशू करें तो इसका मतलब है कि अब आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी। मिनट एक ही रह गया, तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी जल्दी से, इससे पहले कि और ड्रॉप हो। हम खुद ही ड्रॉप कर देते हैं और